नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाहनवाज हुसैन पर भाजपा का फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं और संगठन उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वे उसे निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी उन्हें मंच पर दरी बिछाने का काम सौंपे तो वे उसे भी खुशी खुशी करेंगे। शाहनवाज का यह बयान स्पष्ट करता है कि वे चुनावी राजनीति से फिलहाल दूरी बनाए रखेंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री की मोदी से मुलाकात। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में यूक्रेन संघर्ष विराम पर भारत की अपील को जर्मनी ने समर्थन दिया। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। रक्षा, व्यापार और वैश्विक शांति बहाली पर भी चर्चा हुई। भारत ने कहा कि युद्ध विराम से मानवता को राहत मिलेगी और जर्मनी ने भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस 500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग योजना को मंजूरी दी। इस योजना से देश में खनिज आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। कोबाल्ट, लिथियम और निकेल जैसे खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण और हाईटेक उद्योगों को फायदा होगा। सरकार का मानना है कि यह योजना भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश और ट्रैफिक जाम। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को झमाझम बारिश हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने दिक्कतें भी बढ़ा दी। मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लगा और आवागमन प्रभावित हुआ। यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बनते दिखे। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं अव्यवस्था से लोगों की परेशानियां बढ़ी। पंजाब में बाढ़ और स्कूल बंद। पंजाब में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। सरकार ने सुरक्षा कारणों से सभी स्कूल और कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। पहले इन्हें 3 सितंबर तक ही बंद रखने की घोषणा हुई थी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नुकसान का आकलन कर रही है। शिक्षा विभाग ने छात्रों और अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों ने डिफेंस, स्पेस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत जर्मनी की यह रणनीतिक साझेदारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी नवाचार को नई दिशा देगी। चर्चा का फोकस हरित ऊर्जा और सतत विकास पर भी रहा। दोनों पक्षों ने भविष्य में संयुक्त निवेश और अनुसंधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर यात्रा पर लेख साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का वह लेख साझा किया जिसमें भारत की परिवर्तनकारी सेमीकंडक्टर यात्रा का उल्लेख है। मोदी ने कहा कि यह लेख देश के टेक्नोलॉजी भविष्य की झलक देता है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना है। इसमें निवेश, रोजगार और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। मोदी ने युवाओं से अपील की कि वे इस क्रांति का हिस्सा बने और नए अवसरों को अपनाएं। पंजाब में बाढ़ पर केंद्र राज्य की चर्चा। पंजाब में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की। उन्होंने गुरुवार को राज्य का दौरा करने की घोषणा की है। इस दौरान वे नुकसान का आकलन करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं राज्य सरकार पहले से ही राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी ला रही है। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। जीएसटी परिषद की बैठक। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक शुरू हुई। बैठक में दरों को सरल बनाने, अनुपालन कम करने और राज्यों की मांगों पर विचार किया गया। परिषद ने 4 सितंबर को फैसलों का ऐलान करने का संकेत दिया है। व्यापार जगत को उम्मीद है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर में राहत मिल सकती है। इससे आम उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। कोलकाता मेट्रो का नया रिकॉर्ड। कोलकाता मेट्रो ने बुधवार को नया इतिहास रच दिया। पहली बार एक दिन में 8 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। हाल ही में शुरू हुई नई मेट्रो लाइनों ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है और शहर के यातायात दबाव को कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस उपहार का असर अब साफ दिख रहा है। यात्रियों ने मेट्रो सेवा को तेज, किफायती और सुविधाजनक बताया। मीना द्विवेदी ने छोड़ा जेडीयू। पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट से 3 बार विधायक रह चुकी मीना द्विवेदी ने जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया। वे बाहुबली दिवंगत नेता देवेंद्र नाथ दुबे की भौजाई और पूर्व विधायक भूपेंद्र नाथ दुबे की पत्नी हैं। मीना के जेडीयू से अलग होने को नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
चंपारण की राजनीति में उनका दबदबा रहा है और उनके इस कदम से स्थानीय स्तर पर जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेजस्वी का कार्यकर्ताओं को टास्क। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले पार्टी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सभी को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए हैं उन्हें हर हाल में जुड़वाना होगा। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर यह काम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि छूटे नाम सीधे वोट प्रतिशत को प्रभावित करेंगे। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से इस पर तेजी से काम करने को कहा। मुकेश सहनी का परिवारवाद बयान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि वे आगामी बिहार चुनाव में खुद लड़ेंगे और अपनी पत्नी व भाई को भी प्रत्याशी बनाएंगे। उन्होंने परिवारवाद को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि राजनीति में यह जरूरी है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जीतन राम मांझी ने अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाया, वैसे ही वे भी करेंगे। सहनी ने इसे अपनी पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बताया और आलोचना को दरकिनार कर दिया। प्रशांत किशोर का संकेत। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि वे विधानसभा चुनाव राघोपुर या करगहर सीट से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो वे भी उसी सीट से चुनाव मैदान में उतरते। पीके के इस बयान को सीधी चुनौती माना जा रहा है, खासकर तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनता के समर्थन से वे नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। तेजस्वी का पीएम मोदी पर हमला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भाजपा नेताओं ने सदन में उन्हें मान बहन की गालियां दी और नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों थे। उन्होंने मोदी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया और कहा कि आज जब पीएम को गाली दी गई तब उसकी निंदा कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा हमेशा विरोधियों को नीचा दिखाने का काम करती रही है और अब सहनशीलता का उपदेश दे रही है। निशांत कुमार पर बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चा थी कि वे इस बार चुनावी राजनीति में उतर सकते हैं। पटना में उनके समर्थन में पोस्टरबाजी भी हुई थी, लेकिन जेडीयू नेता संजय झा ने स्पष्ट कर दिया कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी अटकलों का कोई आधार नहीं है। जदयू में कुछ नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन पार्टी ने इस पर साफ जवाब दे दिया है। अमित शाह की बैठक। बिहार चुनाव से पहले भाजपा रणनीति तैयार करने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। बैठक में उम्मीदवार चयन, संगठन की मजबूती और सहयोगियों से तालमेल पर चर्चा होगी। शाह इस दौरान नेताओं से फीडबैक भी लेंगे ताकि चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। अधिकारियों के घर बीएसएफ जवानों की तैनाती पर सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है उस याचिका पर जिसमें आरोप लगाया गया कि बीएसएफ समेत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को वरिष्ठ पुलिस और सीएपीएफ अधिकारियों के निजी घरों में तैनात किया गया है। अदालत ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह तैनाती नियमों के खिलाफ है और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग है। दिल्ली को मिलेगा अलग इंजीनियरिंग कैडर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से इंजीनियरों की भर्ती और रिक्त पदों को भरने का अधिकार मिल गया है। अलग इंजीनियरिंग कैडर बनने से जवाबदेही तय होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। लंबे समय से लंबित मांग को सरकार ने मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का कहर। दिल्ली और एनसीआर में यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर पार कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों मजनू का टीला, यमुना बाजार, निगमबोध घाट, नजफगढ़ पानी में डूब गए हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। फरीदाबाद के 27 गांवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इंडिगो फ्लाइट में यात्री की हरकत। दिल्ली से उड़ान भर रही एक इंडिगो फ्लाइट में यात्री ने बीच सफर में बाहर जाने की जिद कर दी। जब क्रू मेंबर ने रोका तो उसने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। जांच में पता चला कि वह अपने साथ शीतल पेय की बोतल लाया था, जिसमें यात्रियों को शक था कि शराब भरी है। हालांकि यात्री ने इसे नकार दिया। घटना के बाद एयरलाइन ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। स्वाति मालीवाल और केजरीवाल पर बयान। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब की बाढ़ को गंभीर बताते हुए कहा कि उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन राहत कार्यों में सभी को एकजुट होना चाहिए। मालीवाल ने बताया कि पंजाब में स्थिति बेहद खराब है और जान माल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और राहत कार्यों में सहयोग की अपील की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने करोड़ों की ठगी के एक मामले में आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा अजय शाह बताकर सरकारी ठेका दिलाने का झांसा दिया था। शिकायतकर्ता से उसकी मुलाकात जालंधर जिमखाना क्लब में एक पारिवारिक मित्र के जरिए हुई थी। अदालत ने इसे गंभीर धोखाधड़ी करार देते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करेगी। इस कड़ी में दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंचे हैं। केजरीवाल भी जल्द वहां जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता देना जरूरी है। रेखा गुप्ता ने फिर शुरू की जनसुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एक बार फिर जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 2 हफ्ते पहले इसी कार्यक्रम में उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद इसे रोक दिया गया था। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैंप कार्यालय पर पुलिस बल की भारी तैनाती, बैरियर, मेटल डिटेक्टर और तलाशी की व्यवस्था की गई है। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 480 सड़कें भूस्खलन से बंद हैं और सैकड़ों गांव कट गए हैं। रामनगर में कोसी नदी का रौद्र रूप 4 मकान बहा ले गया, जबकि गौला नदी ने भी खतरा बढ़ा दिया है। नैनीताल हाईवे पर कार पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा टल गया। मौसम विभाग ने 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हैं, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बताया और अधिकारियों को समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने का आदेश दिया। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ 6,800 करोड़ की 2 रोपवे परियोजनाओं पर करार किया। बिहार की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मतदाता सूची की गहन जांच की जाएगी। चुनाव आयोग इस संबंध में जल्द बैठक करने वाला है। राज्य में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर यह पहल की गई है। चुनाव आयोग का मानना है कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। इससे फर्जी नामों को हटाने और नए मतदाताओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। अग्निवीरों को आरक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके साथ ही शहीद परिवारों को भी विशेष लाभ दिए जाएंगे। धामी ने कहा कि यह कदम युवाओं को प्रोत्साहन देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम साबित होगा। इससे सेना में सेवा कर चुके युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य का मनोबल भी बढ़ेगा। केदारनाथ यात्रा में इसरो की तकनीक। अब केदारनाथ यात्रा और भी सुरक्षित होगी। इसरो की हाईटेक तकनीक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हेलीकॉप्टर सेवाओं की लाइव ट्रैकिंग और रियल टाइम अलर्ट की सुविधा शुरू की जा रही है। इससे खराब मौसम या आपात स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सकेगी। यात्रियों और पायलटों दोनों के लिए यह तकनीक मददगार होगी। सरकार का दावा है कि इससे यात्रा अनुभव अधिक स्मार्ट और सुरक्षित बन जाएगा। झारखंड सरकार का फैसला, बनेगा दिशोम गुरु स्मृति संग्रहालय। झारखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृतियों को संजोने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रांची के मोरहाबादी स्थित उनका सरकारी आवास अब संग्रहालय में बदला जाएगा। इसे गुरुजी स्मृति संग्रहालय के नाम से विकसित किया जाएगा, जिसमें उनके राजनीतिक जीवन, आदिवासी हितों के लिए संघर्ष और सामाजिक योगदान से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित होंगी। यह पहल नई पीढ़ी को उनकी विरासत और विचारधारा से जोड़ने का कार्य करेगी। जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। झारखंड कैबिनेट ने कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर अहम निर्णय लिया है। अब स्नातक स्तरीय तकनीकी और विशिष्ट योग्यता वाली परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया 2 चरणों, प्रारंभिक पीटी और मुख्य मेंस के जरिए होगी। पहले केवल एक ही परीक्षा होती थी। इस फैसले से उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेगा और चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे योग्य और सक्षम उम्मीदवारों का चयन आसानी से हो सकेगा। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का लाभ। झारखंड सरकार ने कर्मा पर्व पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रांची की 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में मनिया सम्मान योजना के तहत सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की गई। कैबिनेट ने अन्य कई फैसले भी लिए, जिससे ग्रामीण और शहरी महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी और परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अमेरिका भारत टैरिफ विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब अमेरिका पर 0 टैरिफ का प्रस्ताव दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्होंने सख्त कदम न उठाए होते तो भारत ऐसा प्रस्ताव नहीं देता। हालांकि अमेरिका में ही कई विशेषज्ञों और संगठनों ने ट्रंप की नीति पर सवाल उठाए हैं। हार्ले डेविडसन के उदाहरण से ट्रंप ने व्यापारिक रिश्तों पर जोर दिया, लेकिन विरोधियों ने 0 टैरिफ को लेकर उनसे माफी मांगने की मांग तक कर डाली। चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन।
बीजिंग में आयोजित सबसे बड़ी सैन्य परेड में चीन ने अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने DF-5C मिसाइल सिस्टम, आधुनिक फाइटर जेट्स और ड्रोन जैसे हथियार पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाए गए। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रदर्शन अमेरिका और जापान के खिलाफ चीन की रणनीतिक चेतावनी है और भारत के लिए भी चिंता का विषय है। किम जोंग उनकी बीजिंग मौजूदगी ने दुनिया का ध्यान खींचा। उनकी 12 वर्षीय बेटी किम जू को भी सार्वजनिक रूप से दिखाया गया, जिससे उनके उत्तराधिकारी बनने के संकेत मिल रहे हैं। किम ने पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दिलचस्प घटना यह रही कि आधिकारिक बातचीत के बाद किम के सहायकों ने उनकी कुर्सी तक साफ की, जिससे उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की सैन्य परेड में शामिल हुए, जहां चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि शरीफ एक बार फिर पुतिन के सामने असहज स्थिति में देखे गए, जिसे लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। रूस ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताते हुए व्यापारिक संबंध बढ़ाने का संकेत दिया। दूसरी ओर पुतिन और किम जोंग उन की नजदीकियां। बीजिंग में हुए औपचारिक कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक ही कार में सवार होकर पहुंचे। पुतिन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। यह संदेश स्पष्ट था कि रूस और उत्तर कोरिया अपने सहयोग को गहराई तक ले जाना चाहते हैं। यह बढ़ती नजदीकी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकती है। आप इस न्यूज को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि भारत के प्रति सम्मानजनक नीति अपनाना जरूरी है, वरना वैश्विक राजनीति में हार का सामना करना पड़ेगा। बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका खासकर ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर कई देशों के साथ तनाव झेल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत आज की दुनिया में निर्णायक भूमिका निभा रहा है और पश्चिमी देशों को उसके महत्व को स्वीकार करना होगा। अमेरिकी सामरिक विशेषज्ञ एशले जे टेलिस के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान विवाद सुलझाने का श्रेय उन्हें नहीं मिला। इस कारण वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर कई अमेरिकी प्रोफेसरों ने कहा कि भारत के पास 21वीं सदी को आकार देने की क्षमता है और अमेरिका को उसके साथ सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, न कि टकराव की नीति अपनानी चाहिए। चीन, रूस और उत्तर कोरिया का महाजुटान। बीजिंग की विशाल सैन्य परेड में शी जिनपिंग ने रूस और उत्तर कोरिया समेत कई देशों के नेताओं का स्वागत किया। तियानमेन स्क्वायर पर 45 सैन्य टुकड़ियों ने मार्च किया और सैकड़ों PLA विमानों ने उड़ान भरी। यह प्रदर्शन चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और उसकी सैन्य शक्ति का प्रतीक था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ चीन, रूस, उत्तर कोरिया की एकजुटता का स्पष्ट संदेश है।